नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राहुल गांधी की पदयात्रा जारी है। अभी तेलंगाना में पदयात्रा बड़ी धूमधाम से चल रही है। जनता का समर्थन भी मिल रहा है और बहुत से नए लोग जुड़ भी रहे हैं। राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़ रहे हैं, आम आदमी भी जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से पदयात्रा को सफलता दक्षिण भारत में मिली है और जिस तरह से मध्य भारत में मिलने वाली है, तेलंगाना से यह यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंच जाएगी और महाराष्ट्र में विपक्ष के सारे नेता इसमें शामिल होंगे। पदयात्रा में पदयात्रा वे नेता भी करेंगे, वो चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, समूचा विपक्ष शामिल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पदयात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जितना आत्मविश्वास हो गया है कि उठ करके खड़ी हो गई है, खड़ी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लायक बन गई है। हम समझते हैं कि यह अति आत्मविश्वास है और अति आत्मविश्वास कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है। और भी मुद्दे हैं, बहुत से एजेंडे हैं, उन्हें उठाना पड़ेगा। सिर्फ पदयात्रा के भरोसे यह मान लेना कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत जाएगी और राज्यों में चुनाव जीत जाएगी, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ पदयात्रा से या भारत जोड़ो यात्रा से ही उसे वांछित कामयाबी मिल सकती है, बल्कि जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, बेरोजगारों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, महंगाई के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, कोरोना से 50 लाख लोग मारे गए हैं, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे। अभी तक 50 लाख में से 5 लाख को भी सहायता राशि नहीं दी गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से कोरोना पीड़ित या कोरोना मृतकों के परिजनों को। तो बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सिर्फ शोर मचा हुआ है पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी कल की बात है, बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि हुई। अभी तक 7 के आसपास थी, 7.77% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। लेकिन मैंने किसी भी नेता का या किसी भी पार्टी प्रमुख का, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का बयान नहीं सुना जिसने कि विरोध किया हो बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़े। ठीक इसी तरह से राज्यों के जो प्रमुख हैं विपक्ष के, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, इन सब में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और सब के सब एकटक पदयात्रा की तरफ ही निहार रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और उसकी तैयारी तो हमेशा चलती रहती है और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मूड में होते हैं और चुनावी उथल पुथल हलचल उनके अंदर हमेशा चलती रहती है। लेकिन पदयात्रा से इतनी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए कि सिर्फ पदयात्रा के भरोसे ही लोकसभा चुनाव विपक्ष जीत लेगा, संभव नहीं लगता। और दूसरी बात, आज तेलंगाना में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नए नवेले अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जिस तरह से केसीआर को घेरा और केसीआर को खरी खोटी सुनाई है, तो क्या इससे विपक्ष का मोह भंग नहीं होगा? और अगर विपक्ष का मोह भंग हो जाता है
तो क्या कांग्रेस अकेले नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लायक है? भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत है, जितना उसके पास मजबूत संगठन है, आरएसएस है, तमाम हिंदू संगठन है, अंधभक्त की मंडली है, गोदी मीडिया है, आईटी सेल है, और सबसे बड़ी बात अडानी अंबानी है, फाइनेंसर हैं, तो इन सब के सामने ईडी आईटी जितनी भी एजेंसियां हैं वे हैं सब नरेंद्र मोदी के साथ। तो क्या इस इतनी बड़ी शक्ति के सामने सिर्फ पदयात्रा से कामयाबी मिल सकती है? हम नहीं समझ सकते हैं इस बात को। और जिस तरह से इस समय विपक्ष गोलबंद होने के बजाय अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्यों की जरूरी मुद्दों को, जरूरी एजेंडों को नहीं उठाएगा और अपने राज्य की जनता को, महंगाई से मारे लोगों को, गरीबी से जूझ रहे लोगों को, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक विपक्ष की जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी का एनडीए छोड़ करके अलग हुए और उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी से समझौता करके मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद से चर्चा में नहीं आ रहे हैं। उसके पहले इन्होंने ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाया था, जोर शोर से उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब बिल्कुल शांत से पड़ गए हैं। और जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि पलटू राम नीतीश कुमार हो सकता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चल जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जितना अपनी रचनात्मक तैयारी करनी चाहिए, चुनाव से संबंधित रणनीति बनानी चाहिए और रणनीति बनाने में माहिर है, लेकिन उससे ज्यादा माहिर वो है विपक्ष को अलग थलग कर देने में। और अगर विपक्ष को अलग थलग करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो राहुल गांधी का सपना, राहुल गांधी की पदयात्रा सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा कोई भाषण, ऐसी कोई स्पीच, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि विपक्षी एकता में टूट हो या विपक्ष उनसे बिदक जाए। लेकिन जिस तरह से तेलंगाना में आज उन्होंने केसीआर को घेरा है और उन्हें खरी खोटी सुनाई है, और इसी तरह से अन्य पार्टियों के प्रति भी मल्लिकार्जुन का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें जितना कांग्रेस को एकजुट करने, पदयात्रा में को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं और करेंगे, उतना ही उन्हें विपक्ष को भी साथ लेकर के चलने के लिए सोचना चाहिए और विपक्ष को एकजुट करना चाहिए। विपक्ष की हां में हां मिलाना चाहिए और विपक्ष को साथ लेकर के एक मजबूत मोर्चा बनाना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ममता दीदी बंगाल में बैठी हुई हैं। जब उन्होंने चुनाव जीता था बंगाल का, तो उसके बाद लगभग 2 महीने तक खूब हाथ पैर मारा विपक्षी एकता के लिए और खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए और कांग्रेस विहीन एकता के लिए उन्होंने जो कोशिशें की थी उसे कोई भूला नहीं होगा। लेकिन आजकल वे बैठी हुई हैं क्योंकि उनके पीछे सीबीआई, आईटी, ईडी लगा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वे अपने राज्य से उठ करके दूसरे राज्य में या विपक्षी एकता के बारे में सोच भी नहीं सकती है। हमने अभी बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रचनात्मक तैयारी, अपनी कार्य योजना, पार्टी को आगे बढ़ाए, चुनाव जीतने के नुस्खे ढूंढने से ज्यादा विपक्ष को
पंगु बनाने, विपक्ष को नष्ट करने, विपक्ष को खत्म करने पर जोर देगी और जोर दे रही है। उसके पास जो एजेंसियों का ब्रह्मास्त्र है उसे लगा करके सबको ठिकाने लगाना चाहती है और उसके लिए वो कमर कस चुकी है। वो चाहे झारखंड है, झारखंड में लगी हुई है एजेंसियां। आज भी हेमंत सोरेन को नोटिस भेजी गई है ईडी के द्वारा, और ममता के राज्य में ही घेर रखा है। आकंठ डूबे होने के लिए भ्रष्टाचार में उनके ऊपर आरोप है, उनके मंत्रियों पर आरोप हैं, उनके रिश्तेदारों और उनके सहकर्मियों पर आरोप हैं, और उसी दलदल में वो फंसी रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि ममता को बंगाल में बैठे रहने दें या कैद कर लें, नीतीश कुमार को बिहार में सिमट कर रहने के लिए मजबूर कर दें, नवीन पटनायक को उड़ीसा में, और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, मायावती को यूपी में। हालांकि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से इन दिनों मायावती मुखर हुई हैं, उससे लगता है कि अब वे भी विपक्ष का साथ देंगी, और अगर नहीं देंगी तो उनकी रही सही राजनीतिक जमीन भी खिसक जाएगी। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, उनके वोट प्रतिशत घटे हैं और उनकी सीटें तो बिल्कुल ही घट गई हैं, सिर्फ 1 सीटें जीती हैं। अगर वह विपक्ष के रूप में सामने नहीं आएंगी तो उनकी पार्टी ही नहीं बचेगी। और दूसरी तरफ अखिलेश अभी अपने पिता के मातम से ही नहीं मुक्ति पा चुके हैं। कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट, यहां तक कि पदयात्रा पर भी उनकी कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, पशुओं का मुद्दा, अभी भी उत्तर प्रदेश में पशुओं से फसलें चौपट हो रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को समेटना है और उन्हें अपने अपने राज्यों में चुनाव जीतने के फार्मूले का गुर देना है, सिखाना है उन्हें कि किस तरह से अपने राज्यों में आप चुनाव जीत के आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पैठ लगभग हर राज्यों में है और गहराई से पैठ है, और उसकी जड़ खोदने के लिए कोई फार्मूला जब तक विकसित नहीं किया जाएगा और जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे सभी छत्रपों से संबंध नहीं स्थापित करेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी को हरा पाना दुर्लभ है। और जहां तक बात है कि पदयात्रा से फायदा होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इसके बीच में लगभग 12-13 राज्य आ रहे हैं, और वे राज्य आ रहे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पैठ है। दक्षिण में कर्नाटक तक ही पैठ है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उत्तर भारत में तो पूरा उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, वोट देने वाला है और दिया भी है। और अब उत्तर भारत की तरफ जब रुख हो रहा है तो कितना समर्थन मिलता है और भारतीय जनता पार्टी कितने अड़ंगे लगाती है, और किस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उसका आईटी सेल, उसके प्रवक्ता, उसके नेता किस तरह से छीछा लेदर करेंगे उत्तर भारत में, वो सब थोड़े समय में देखने में आ जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है, विपक्षी एकता से और राहुल गांधी की पदयात्रा से। और डरे हुए को यह नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। अक्सर यह देखा जाता है कि जो डरा हुआ होता है वो इतना बौना हो जाता है, उसका कद इतना छोटा हो जाता है कि उसे याद दिलाने पर भी याद नहीं आता है कि उसका कद कभी आसमान छूता था। लेकिन दूसरी बात यह भी है
कि जो हवा दिखाई देती है चुनाव के समय, चुनाव के पहले, चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, जनसैलाब इकट्ठा हो रहा है रैलियों में, लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है वो किसी और पार्टी को चला जाता है। इसकी वानगी के लिए आप समझिए, बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव की रैलियों में कितनी जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी। उसकी आधी भीड़ भी भारतीय जनता पार्टी और उस समय कांग्रेस, नीतीश बीजेपी में शामिल थे। नीतीश की रैलियों में उसकी आधी भी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन रिजल्ट क्या आया आपने देखा। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अखिलेश की रैलियों में, जुलूसों में, पदयात्राओं में अपार भीड़ इकट्ठा होती थी और यह माना जाता था कि अखिलेश को कोई हरा नहीं सकता है और अखिलेश का गठबंधन ही सरकार बनाएगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। पश्चिम का किसान आंदोलन नहीं काम आया, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं काम आया, महंगाई का मुद्दा, पशुओं का मुद्दा, कोई भी मुद्दा नहीं काम आया और भारतीय जनता पार्टी बहुत सॉफ्ट तरीके से चुनाव जीत ले गई। तो क्या जो बिहार में हुआ और जो उत्तर प्रदेश में हुआ वही लोकसभा चुनाव में होने वाला है? इस बात को विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में जितनी एकता और जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो कहीं जमीनी हकीकत के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पदयात्रा दिखाई दे रही है और राहुल गांधी के पसीने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कहें तो लगभग 2 महीने से, जब से पदयात्रा शुरू हुई है, तब से उत्तर भारत में अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने कौन सा बयान दिया, कौन सा मुद्दा उठाया, कौन सा एजेंडा सामने लाया भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। और जब तक ये लोग मुद्दा उठाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। और अखिलेश के मामले में यही हुआ, जब 6 महीने बाकी रह गए तब इन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया था। हालांकि चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हार मिली। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी यही होने वाला है कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा, 6 महीने 8 महीने रह जाएंगे, तब ये विपक्ष के लोग एकजुट होंगे और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करेंगे। उसमें कितना कामयाबी मिल पाएगी, कितना कामयाबी नहीं मिल पाएगी, और सबसे बड़ी बात, पदयात्रा से कितनी कामयाबी मिल पाएगी, कितनी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, यह भी सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह भीड़ ने, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है राहुल गांधी की पदयात्रा में, उस भीड़ ने अगर वोट नहीं दिया तो सारा प्लान ध्वस्त हो जाएगा। और जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह बात गलत है। उन्हें घोषित कर देना चाहिए कि राजनीतिक यात्रा है और चुनाव जीतने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। इस बात को उन्हें सीना तान करके कहना चाहिए। आरएसएस की तरह वो भी कह रहे हैं, जैसे आरएसएस कहता है कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संगठन है। लेकिन आरएसएस के लोग ही मोदी के मंत्रिमंडल में भरे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपने को आरएसएस का प्रचारक मानते हैं। और बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जिसका कि आरएसएस से रिश्ता नहीं है? तो उसी तरह से उन्हीं की तर्ज पर अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो उनकी बातों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं।
अगर विश्वास कर लेंगे, राजनीतिक यात्रा नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब कि वोट भी नहीं देना चाहिए फिर। तो बहुत से विरोधाभास हैं, विपक्ष में भी, सत्ता पक्ष में भी, लोगों के बयानों में भी, और दो मुँहे सांप की तरह इन लोगों का प्रचार होता है, वक्तव्य होता है, कर्तृत्व होता है। एजेंडा कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, मुंह में कुछ और होता है, कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। अगर खुल करके राहुल गांधी कहें कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये भीड़ इसलिए आ रही है, भारत जोड़ो तो अपने आप ही जुड़ जाएगा और जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को तोड़ने का काम किया था, यह बात सही है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, हर धर्म के लोगों को उनके धर्म से जुदा करने और हिंदुत्व का कार्ड खेलने, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और काम कर रही है और काम करेगी। लेकिन देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम अगर राहुल गांधी चलना चाहेंगे और ये कहेंगे कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, और अगर जनता विश्वास कर लेगी, तो इन्हें कामयाबी, वांछित कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और रही बात विपक्षी एकता की, तो विपक्ष में अभी बहुत से झोल हैं, विपक्षी एकता में अभी बहुत से दरार हैं। उन दरार को, उन झोल को पाटना पड़ेगा। और राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ कांग्रेस का नेता नहीं मानना होगा अपने को, बल्कि विपक्ष का नेता मानना होगा, विपक्ष का चेहरा मानना होगा। और विपक्ष को भी राहुल गांधी को एकमात्र नेता मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए। न तो मायावती को प्रधानमंत्री के लिए अपने को पेश करना होगा, न नीतीश कुमार को, जबकि ये लोग मन में यह बात संजोए हुए हैं, और न ममता दीदी को। अगर ये लोग इसी में रह जाएंगे तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।